हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। सैम्पलिंग रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए अब हम सैम्पलिंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सैम्पलिंग को जानने से पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि एक रिसर्च में सैम्पलिंग का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब रिसर्चर अपनी रिसर्च कर रहा होता है तो उसके लिए संपूर्ण पॉपुलेशन या सभी लोगों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत समय भी लग सकता है। इसी को देखते हुए एक रिसर्च में सैम्पलिंग का बनाया जाना आवश्यक हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सामान्यतः जब पॉपुलेशन अपेक्षाकृत विस्तृत हो, अर्थात पॉपुलेशन एक लार्ज नंबर में हो और उन तक फिजिकली रूप से उनके पास तक पहुंच पाना मुश्किल हो, तब रिसर्चर उस संपूर्ण पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेता है और उसी का सर्वेक्षण या सर्वे करता है। अर्थात सैंपल पॉपुलेशन से लिए गए लोगों का एक अंश होता है, परंतु यह सैंपल तभी रिप्रेजेंट करेगा संपूर्ण पॉपुलेशन को जब इसमें संपूर्ण पॉपुलेशन की समस्त विशेषताएं हों जिससे यह सैंपल लिया गया है। आइए अब हम जानते हैं पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक रिसर्चर के लिए संपूर्ण पॉपुलेशन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, इसलिए सैम्पलिंग के माध्यम से उसके क्षेत्र को कुछ लिमिटेड कर दिया जाता है, जिससे रिसर्च में कम समय लगता है और धन की बचत होती है और यह इकाइयों को नष्ट होने से बचाता है तथा यह आधार सामग्री की परिशुद्धता में वृद्धि करता है। सैम्पलिंग में कम संख्या होने से जो साक्षात्कारकर्ताओं का निरीक्षण करना आसान हो जाता है। अर्थात इसका उद्देश्य यह है कि जब रिसर्चर एक पॉपुलेशन का पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है तो उस पॉपुलेशन तक हर व्यक्ति तक पहुंच पाना मुश्किल होता है और अगर वो पहुंच पाता भी है तो उसमें एक बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, जिसके कारण रिसर्च अपना उद्देश्य खो देगी और उसका एक्यूरेसी रेट कम हो सकता है। इसलिए रिसर्च में सैम्पलिंग का बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अपनी रिसर्च में सैम्पलिंग बना रहे होते हैं तब हमें दो टर्म देखने को मिलती हैं, एक सैंपल साइज़ और एक सैंपल एरर। दोस्तों, सैंपल साइज़ और सैंपल एरर में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैंपल एरर घटता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सैंपल साइज जब हम अपने रिसर्च में जितना बड़ा सैंपल साइज लेंगे उसमें सैंपल एरर उतना ही कम होने के चांस होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सैम्पलिंग की टाइप्स को जानेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सैम्पलिंग से पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, इसलिए सैम्पलिंग की टाइप्स को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है। नंबर एक,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में जानते हैं, जिसको हम संभाव्यता प्रतिदर्श के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, अर्थात संभाव्यता प्रतिदर्श किसको कहते हैं। सामान्यतः प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उस सैम्पलिंग को कहते हैं जिसमें प्रत्येक यूनिट के चुने जाने की इक्वल चांस होते हैं और फिक्स्ड होता है कि उसमें से कोई भी चुना जा सकता है। अर्थात प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमली सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन की गई है जो यह गारंटी देती है कि जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के पास सिलेक्शन होने के इक्वल चांस हैं। इसलिए इससे अनबाइस्ड की संभावना कम हो जाती है। इस तकनीक का प्रयोग करके रिसर्चर द्वारा सांख्यिकी अनुमान लगाए जा सकते हैं, यानी प्राप्त परिणाम को सर्वेक्षण किए गए नमूने से लक्ष्य आबादी तक सामान्यीकृत किए जा सकते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वह सैम्पलिंग है जिसमें हर यूनिट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 5 प्रकार की होती है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आइए अब हम सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जानते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें सभी यूनिट्स या मेंबर्स के सेलेक्ट होने के बराबर चांस होते हैं। अर्थात इसमें संपूर्ण पॉपुलेशन में से सभी यूनिट्स की सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, इसलिए यह सैम्पलिंग अनबाइस्ड होती है। इसमें रिसर्चर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें एक के सिलेक्शन का दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए झोले में गेंद, जब कोई झोले में बहुत सारी गेंदें हों और उनमें से हाथ देकर हम किसी भी एक गेंद को निकालते हैं, तब जो गेंद आई वो निश्चित नहीं थी कि हम उसी गेंद को निकालेंगे। हाँ, उसमें उस दशा में सभी के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस थे। इसी तरह लकी ड्रॉ, ताश के पत्ते में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही यूज होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग होमोजेनस में ही किया जाता है, अर्थात जहाँ एक जैसी पॉपुलेशन हो वहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा। इसको लॉटरी सैम्पलिंग या फिशबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आइए अब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को जानते हैं। इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट यूनिट्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। देन उसके बाद जितनी भी यूनिट्स या नंबर्स का सिलेक्शन किया जाना है वो फर्स्ट यूनिट के पर डिपेंड करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करें कि यदि कोई यूनिट 3 नंबर वाली चुनी गई, तो इसको तो हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। देन अब इसके बाद जितनी भी यूनिट्स का हम सिलेक्शन करेंगे वो 3 को बेस बनाकर ही करेंगे। 3 से 6, 6 से 9 का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद 12, 15, 18। इसको इक्वल इंटरवल भी कहते हैं। अब हम जानते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम पॉपुलेशन को एक ग्रुप के रूप में बना लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक ग्रुप से एक सैंपल लेते हैं और उसके बाद
जो हर ग्रुप से कुछ कुछ सैंपल लिया गया उसको बाद में ऐड करके उसी को हम सैम्पलिंग के रूप में उसका सर्वेक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है, होमोजेनस विदिन होता है और हेट्रोजेनस बिटवीन होता है। इसका मतलब यह है कि जो एक जैसे लोग हैं वो अंदर होंगे और बाहर जो होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे। यहाँ पर ग्रुप जो है वो रिसर्चर द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ नेचुरली कोई भी ग्रुप नहीं बना होता। उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, यह स्ट्रेटिफाइड की ठीक विपरीत सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता था, हम सबसे पहले ग्रुप बनाते थे और हर ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते थे और बाद में उसको ऐड करके उसको सैम्पलिंग के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है कि हम ग्रुप स्वयं खुद ना बनाकर नेचुरली ग्रुप बने होते हैं और उन ग्रुप से कोई भी एक ग्रुप को ले लेते हैं और उसको ही हम सैम्पलिंग के रूप में यूज़ करते हैं। अर्थात यहाँ पर होमोजेनस बिटवीन होते हैं, यानी कि एक जैसे लोग अलग अलग होते हैं और हेट्रोजेनस अंदर होते हैं। इसमें सैंपल सभी ग्रुप से नहीं लेते बल्कि केवल एक ही ग्रुप को सैंपल के रूप में लेते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इसमें क्या होता है कि एक स्टेज होती है जिसको क्रैक करना होता है। जैसे कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि इंडियन आइडल। सबसे पहले इंडियन आइडल में बहुत सारे भागीदार पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसके बाद हर स्टेज पर वो पहली स्टेज पर सपोज करो 100 थे, दूसरी स्टेज पर 75 बचे, उसके बाद 50 बचे, उसके बाद 25 बचे, देन उसके बाद एक ही जीतता है। इसी तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहले बहुत सारी टीमें होती हैं और जीतती जीतती हर स्टेज को क्रॉस करती जाती हैं और लास्ट में एक ही टीम उस वर्ल्ड कप को जीत पाती है। आइए अब हम जानते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या था कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस थे, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते, क्योंकि इसमें जो डाटा जो सैंपल लिया जाता है वो नॉन रैंडमली लिया जाता है। इसमें यूनिट के सेलेक्ट होने की जो यूनिट जो सेलेक्ट होती है वो रिसर्चर के इंडिविजुअली डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए नमूनाकृत द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का अनुमान पूरी आबादी के नमूने से नहीं लिया जा सकता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 कन्वेनियंस सैंपलिंग, नंबर 2 क्वार्टर सैंपलिंग, नंबर 3 जजमेंट या परपोजिव सैंपलिंग, नंबर 4 स्नोबॉल सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग को हम हाजर्ड सैंपलिंग या जंक या एक्सीडेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। यह सैंपलिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज होती है। नंबर 2 क्वार्टर सैंपलिंग। नंबर 2 क्वार्टर सैंपलिंग, यह सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, मार्केटिंग में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। देन उसके बाद जितना हमको सैंपल लेना होता है हर ग्रुप में से एक निश्चित सैंपल लेते हैं। देन उसके बाद उसको बाद में ऐड कर लेते हैं और उसी सैंपलिंग को फिर हम सर्वे करते हैं। नंबर 3 जजमेंटल या परपोजिव सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, जो डाटा जो होता है वो रिसर्चर के जजमेंट पर लिया जाता है। जैसे अगर हमें एक क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर्स का चयन करना है तो अब हम क्या करेंगे, जो रिसर्चर होगा केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास जाएगा जो क्रिकेट खेलना जानते हो। जो क्रिकेट खेलना नहीं जानते उनके पास तो हो जाएगा नहीं, क्योंकि उससे जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा
नहीं होता है। इसलिए जजमेंट सैम्पलिंग में रिसर्चर खुद निर्णय लेता है कि किसके पास जाकर सैंपल को कलेक्ट किया जाए और किसके पास नहीं जाना। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन सैम्पलिंग के नाम से या नेटवर्क सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ डाटा सेलेक्ट करना कुछ ऑफिशियल यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम पहले एक के पास जाएंगे, वो दो के बारे में और डाटा कलेक्ट करेगा, जो दो है वो किसी और दो के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार एक चैन बनती चली जाती है और उससे हमारा डाटा या सैंपल हमारा कलेक्ट हो जाता है। इसी को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, चैन सैम्पलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के में डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहले डिफरेंस इसके अर्थ को लेकर है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर यूनिट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर यूनिट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते। दूसरा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो सैंपल लिया जाता है वो रैंडमली लिया जाता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो आर्बिट्रेली यानी कि रिसर्चर खुद की मर्जी से कलेक्ट करता है। इसमें हर यूनिट के सेलेक्ट होने के फिक्स्ड चांस होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ना तो स्पेसिफाइड ही होता है और ना ही ज्ञात होता है कि किसका सिलेक्शन होना है और किसका सिलेक्शन नहीं होना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर रिसर्च कंक्लूजली यानी निर्णय परक होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ यूज की जाती है जहाँ रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अनबाइज्ड होती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बाइज्ड होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा या सैंपल जो लिया जा रहा है वो रिसर्चर अपनी सुविधानुसार लेता है। इसमें जो मेथड का यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में सब्जेक्टिव मेथड का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको सैम्पलिंग के बारे में अब हम